हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, जो पहला क्वेश्चन है वो है हु कॉइन्ड द टर्म जेनेटिक्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं जेनेटिक्स है क्या। एक्चुअली जेनेटिक्स एक ऐसी बायोलॉजिकल साइंस है जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी करते हैं। इसमें जो हेरिडिटी का मतलब होता है वो होता है हेरिटेबल कैरेक्टर। जितने भी हमारे हेरिटेबल कैरेक्टर हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स को हम कहते हैं हेरिडिटी। ऐसे कैरेक्टर्स को हम कहते हैं हेरिडिटी। ठीक है। अभी वेरिएशन क्या है? वेरिएशन का मतलब होता है कि एक ही डिसेंट से रिलेटेड जो डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं उनमें जो डिफरेंसेज हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन। तो इन्हीं दो एस्पेक्ट की स्टडी हम किसमें करते हैं? जेनेटिक्स में। अभी ये जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जेनेटिक्स टर्म किसने दिया था। तो जेनेटिक्स टर्म डब्ल्यू बेटसन, विलियम बेटसन के द्वारा दिया गया था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अच्छा, ये जो डब्ल्यू बेटसन हैं इन्होंने 1901 में पुन्नेट के साथ में जर्नल ऑफ जेनेटिक्स को भी स्टार्ट किया था। ठीक है। और इन्होंने मेंडल के वर्क को जर्मन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट भी किया था, जिससे कि ये इंग्लैंड में मेंडल्स चैंपियन के नाम से जाने जाने लगे। ठीक है। अच्छा, बेटसन ने पुन्नेट के साथ में एक ऐसी टर्मिनोलॉजी को खोजा जो कि मेंडल के सेकेंड लॉ का एक्सेप्शन था, जिसको मॉर्गन ने नाम दिया लिंकेज। तो बेटसन एंड पुन्नेट ने 1905 में स्वीट पी पे काम करते हुए ये पाया कि दो जीन जो हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं शो करते हैं, जबकि मेंडल ने बताया था कि जब दो जीन के डिफरेंट डिफरेंट एलील्स F1 में साथ आते हैं तो दो जीन जो हैं उनमें जो सेग्रीगेशन होता है वो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। जबकि बेटसन एंड पुन्नेट ने 1905 में स्वीट पी पे काम करते हुए ये पाया कि जो दो जीन हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं शो कर रहे हैं। मॉर्गन ने इसी टर्म को लिंकेज नाम दिया। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है। तो अभी हम लोग जो इसका ए ऑप्शन है मॉर्गन, उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये जो मॉर्गन है इन्होंने 1910 में लिंकेज टर्म दिया था। लिंकेज टर्म दिया था। लिंकेज क्या होती है? टेंडेंसी ऑफ टू और मोर जीन टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। जब एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट दो या अधिक जीन एक ही साथ इनहेरिट होते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? लिंकेज। तो लिंकेज टर्म 1910 में मॉर्गन के द्वारा दिया गया था, थॉमस हंट मॉर्गन के द्वारा दिया गया था। इन्होंने फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे काम किया था। इसके लिए इनको 1933 में नोबेल प्राइज भी मिला था। म्यूटेशन पे काम तो काफ़ी लोगों ने किया था, लेकिन सिस्टमेटिक जो स्टडीज है म्यूटेशन पे वो मॉर्गन के काम के बाद ही स्टार्ट हुई थी। ठीक है। अब ये जो इसमें सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है ह्यूगो डी वरीज, इन पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ह्यूगो डी वरीज जो हैं इन्होंने 1900 में कार्ल कॉरेंस, एरिक वान सर्मिक के साथ साथ जो मेंडल का वर्क है उसको रीडिस्कवर किया था। और ह्यूगो डी वरीज ने ही म्यूटेशन टर्म दिया था। ह्यूगो डी वरीज ने ही म्यूटेशन टर्म दिया था और बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मटेरियल में अगर कोई सडन हेरिटेबल चेंज हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन। तो म्यूटेशन इज ए सडन हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन इंडिविजुअल्स
दैट इज नॉट ड्यू टू सेग्रीगेशन एंड रिकम्बिनेशन, क्योंकि जो वेरिएशन आता है वो सेग्रीगेशन और रिकम्बिनेशन से भी आता है, लेकिन वो म्यूटेशन के तहत नहीं आएगा। जैसे फैमिली मेंबर जो होते हैं वो आपस में डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो म्यूटेशन का नतीजा नहीं है, वो सेग्रीगेशन और रिकम्बिनेशन के थ्रू होता है। ठीक है, जबकि म्यूटेशन क्या है, सडनली कोई चेंज अगर हो जाता है किसी भी ऑर्गेनिम्स के जेनेटिक मटेरियल में और वो हेरिटेबल होता है, वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन। ठीक है, अभी हम ये जो ऑप्शन सी दिया हुआ है WL जोहेंसन, इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो जो जोहेंसन है इन्होंने जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप टर्म दिए थे। ठीक है, जोहेंसन ने ही प्योर लाइन थ्योरी भी दी थी, प्योर लाइन थ्योरी भी दी थी। ठीक है, प्योर लाइन थ्योरी, ये राजमा पे काम कर रहे थे, फैसियोलस वल्गेरिस पे काम कर रहे थे। फैसियोलस वल्गेरिस की प्रिंसेस नाम की एक वैरायटी पे इन्होंने काम किया था और इसी में इन्होंने प्योर लाइन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था। प्योर लाइन क्या होती है, जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं उनमें हम प्योर लाइन की बात करते हैं, जबकि जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होती हैं उसमें हम इनब्रेड की बात करते हैं। ठीक है, प्योर लाइन क्या होती है, प्रोजेनी ऑफ ए सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप इज कॉल्ड प्योर लाइन। तो एक सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटिंग जो प्लांट्स है उसकी जो प्रोजेनी होगी उसी को क्या कहेंगे, प्योर लाइन। इन्होंने बताया था कि विद इन प्योर लाइन अगर कोई वेरिएशन होता है तो वो हेरिटेबल नहीं होगा। विद इन प्योर लाइन वेरिएशन अगर कोई है तो वो हेरिटेबल नहीं होगा, वो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस के वजह से होगा। ठीक है, बिटवीन प्योर लाइन वेरिएशन जो होता है वो हेरिटेबल होगा। हालांकि प्योर लाइन के विद इन भी वेरिएशन हेरिटेबल हो सकता है अगर लॉन्ग ड्यूरेशन तक प्योर लाइन ग्रो की जाती हैं और उनमें म्यूटेशन के थ्रू अगर कोई वेरिएशन होता है तो वो हेरिटेबल नेचर का हो सकता है। ठीक है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु क्वाइंड द टर्म फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। जैसा कि हमने आपको बताया कि जोहेंसन नाम के साइंटिस्ट ने फिनोटाइप एंड जीनोटाइप और जीन टर्म दिए थे। ठीक है, जो H.J. मूलर हैं इन्होंने सबसे पहले ये डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि जो एक्स रेज हैं, जो एक्स रेज हैं इनके थ्रू हम म्यूटेशन को इंड्यूस कर सकते हैं, मतलब किसी भी ऑर्गेनिम्स के जेनेटिक मटेरियल में सडन हेरिटेबल चेंज को क्रिएट कर सकते हैं। इन्होंने 1927 में ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर में एक्स रेज से म्यूटेशन को क्रिएट किया था और ये बताया था कि एक्सरे जो हैं वो म्यूटेशन काज कर सकती हैं। ठीक है, इनको 1946 में इसी वर्क के लिए नोबेल प्राइज मिला था। अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA वाज गिवन बाई। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि ऑप्शन सी वाटसन एंड क्रिक इज द राइट आंसर। वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में DNA डबल हेलिकल मॉडल दिया था। तो वाटसन है इन्होंने 3 बुक पब्लिश की थी। पहली जो बुक थी वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ 3 जीन्स करके ना बुक थी, जिसको इन्होंने 1965 में पब्लिश किया था। बुक का नाम क्या था, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ 3 जीन्स। ठीक है, जो सेकंड बुक थी वो द DNA हेलिक्स के नाम से थी, इसको इन्होंने 1968 में पब्लिश किया था, 1968 में पब्लिश किया था। ठीक है, जो थर्ड बुक थी उसका नाम था द DNA स्टोरी, द DNA स्टोरी। इन्होंने इसको 1981 में पब्लिश किया था। ठीक है, तो ये वाटसन ने 3 बुक को पब्लिश किया था।
अभी जो क्रिक है इन्होंने 1958 में सेंट्रल डोगमा भी दिया था। सेंट्रल डोगमा क्या होता है? सेंट्रल डोगमा बताता है कि इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसे होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसे होता है, मतलब डीएनए टू आरएनए और आरएनए टू प्रोटीन। ठीक है, डीएनए टू आरएनए और आरएनए टू प्रोटीन। तो इन्होंने सेंट्रल डोगमा दिया था। अभी ये वेल एस्टेब्लिश्ड हो गया है कि डीएनए से आरएनए भी बन सकता है और आरएनए से डीएनए भी बन सकता है। डीएनए से आरएनए बनने को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, प्रोटीन से आरएनए नहीं बन सकता है। तो जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो न्यूक्लिक एसिड टू न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड टू न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और फिर न्यूक्लिक एसिड टू प्रोटीन होगा। ठीक है, प्रोटीन टू न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा। ठीक है, अभी हम लोग इसका जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है जैकोब एंड मोनोड उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जैकोब एंड मोनोड ने 1961 में ओपेरॉन कॉन्सेप्ट दिया था। ओपेरॉन क्या होता है कि जैसे जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें क्या होता है कि बहुत सारे जीन आपस में क्लस्टर्ड हो जाते हैं। जीन ए बी सी जैसे मान लो क्लस्टर्ड हो गए तो इनका एक ही रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है, एक ही जो है ऑपरेटर, प्रमोटर और रेगुलेटर रीजन होता है। ठीक है, ऑपरेटर ऐसा रीजन होता है जिसपे रेगुलेटर प्रोटीन आकर के जुड़ती है, प्रमोटर ऐसा रीजन होता है जिसपे आरएनए पॉलीमरेज आकर के जुड़ता है। ठीक है, तो इसमें तीन जीन आपस में जुड़े हुए हैं और इनका जो है एक ही ऑपरेटर, प्रमोटर और रेगुलेटर है। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को जैकोब एंड मोनोड हैं उन्होंने ओपेरॉन कहा था। ई कोलाई पे काम किया था। जो ई कोलाई है वो अपने जीन्स को इसी के थ्रू रेगुलेट करता है। ये जीन रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट है। बैक्टीरिया को जब हम ग्लूकोज और लैक्टोज के घोल में रखते हैं तो वो ग्लूकोज को खा लेता है लेकिन लैक्टोज को नहीं खाता है। जबकि अगर बैक्टीरिया को लैक्टोज के घोल में रखा जाए तो वो लैक्टोज को तोड़ करके खाता है क्योंकि ग्लूकोज है ही नहीं। ठीक है, तो ये प्रदर्शित करता है कि बैक्टीरिया में जीन रेगुलेशन हो रहा है। ठीक है, बैक्टीरिया में जीन रेगुलेशन हो रहा है। जब डाइसैकेराइड केवल प्रेजेंट है तो उसको तोड़ता है वो, लेकिन अगर मोनोसैकेराइड साथ में रहता है तो मोनोसैकेराइड को खा लेता है लेकिन डाइसैकेराइड को तोड़ता नहीं है। इसको हमने डिटेल में अपने जीन रेगुलेशन वाले वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप लोग जाइए इसको देखिए, उसमें ओपेरॉन कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में डिस्कस किया गया है। ठीक है, पॉजिटिव कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है, निगेटिव कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है, सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में डिस्कस की गई हैं, उनको आप देखिए। ठीक है, जैकोब एंड मोनोड को 1965 में इनके वर्क के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके बी ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। H.G. खुराना, हरगोविंद खुराना। ठीक है, इन्होंने जेनेटिक कोड पे काम किया था। इन्होंने जेनेटिक कोड पे काम किया था। ठीक है, और ये बताया था, ये डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि जो न्यूक्लियस में जेनेटिक कंपोनेंट है वो कैसे प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। इनके इसी वर्क के लिए 1968 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। इन्होंने 1970 में अपने एसोसिएट्स के साथ में, इनके और कलीग्स थे उसके साथ में, इन्होंने एक जीन को सिंथेसाइज किया था जो कि
एलानाइन ट्रांसफर आरएनए को कोड करता था। एलानाइन ट्रांसफर आरएनए को कोड करता था। ठीक है, तो जो आर्टिफिशियल जीन है वो सबसे पहले इन्होंने ही 1970 में सिंथेसाइज किया था। ठीक, अभी हम लोग जो इसका ऑप्शन डी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जॉन स्वैमरडम एंड बोनेट। जॉन स्वैमरडम एंड बोनेट ने प्री फॉर्मेशन थ्योरी दिया था। प्री फॉर्मेशन थ्योरी। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया कि जो मनुष्य है उसका छोटा, बहुत ही छोटा रूप पहले से ही स्पर्म या फिर एग में प्रेजेंट रहता है और इस फर्टिलाइजेशन के बाद इसका केवल विकास मात्र होता है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी यह थ्योरी जो है ये केवल थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए है, बाकी इस थ्योरी को कोई मान्यता नहीं मिली हुई है। ठीक है, जॉन स्वैमरडम ने 1673 में इंसेक्ट में एग को भी आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हु प्रपोज्ड द प्री फॉर्मेशन थ्योरी। जैसा कि हमने बताया आपको, जो जॉन स्वैमरडम और बोनेट है इन्होंने प्री फॉर्मेशन थ्योरी दी थी, जिसमें इन्होंने बताया था कि स्पर्म या एग में पहले से ही मिनिएचर ह्यूमन, जिसको ह्यूमनकुलस कहते हैं, वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद उसका केवल डेवलपमेंट या विकास मात्र होता है। ठीक है, अभी हम लोग इसके ऑप्शन सी को डिस्कस कर लेते हैं, वोल्फ को। एक्चुअली वोल्फ ने इपीजेनेसिस थ्योरी दी थी। वोल्फ ने इपीजेनेसिस थ्योरी दी थी। ठीक है, ठीक है, वोल्फ ने थ्योरी ऑफ इपीजेनेसिस दिया था। इसमें इन्होंने बताया था कि जो स्पर्म या एग हैं उनमें ह्यूमन कुलस ना होकर के, उनमें मिनिएचर ह्यूमन ना होकर के कुछ अनडिफरेंशिएटेड मटेरियल होता है। कुछ अनडिफरेंशिएटेड मटेरियल होता है। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि थ्रेड लाइक होता है। ठीक है, तो जो इनकी थ्योरी थी वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ठीक है, हालांकि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी हैं। ठीक है, जैसे वान बियर ने बताया था कि जो न्यू ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंशिएशन से क्रिएट होते हैं, जबकि वोल्फ ने बता दिया था कि जो न्यू ऑर्गन्स हैं उनकी जो ओरिजिन है वो डी नोवो होती है। ठीक है, तो कुछ मॉडिफिकेशन के साथ जो वोल्फ हैं उनकी इपीजेनेसिस थ्योरी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज प्रपोज्ड बाय। तो ऑप्शन ए है लेमार्क, इज द राइट आंसर। ठीक है, लेमार्क ने थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स दिया था। इसमें इन्होंने बताया था कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं जिनको हम जन्म लेने के बाद सीखते हैं ये हेरिटेबल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको वीजमान नाम के साइंटिस्ट ने डिस्प्रूव कर दिया था। लेमार्क ने इसके लिए जिराफ की जो गर्दन लंबी है उसका एग्जाम्पल दिया था। इन्होंने बताया था कि जो जिराफ है उनकी गर्दन पहले छोटी हुआ करती थी, वो पेड़ों की पत्तियों को खाते गए और अब चूंकि नीचे वाली पत्तियां खत्म हो गई तो वो अपनी गर्दन लंबी किए, क्योंकि उनको ऊपर की पत्तियां खानी हैं। तो इससे क्या हुआ कि जिराफ की गर्दन लंबी हो गई और ये जो लंबी गर्दन है ये उनकी प्रोजेनी में भी ट्रांसमिट होती चली गई, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके लिए जो वीजमान नाम के एक साइंटिस्ट हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, वीजमान नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जर्म प्लाज्म थ्योरी दी थी। ठीक है, और उन्होंने बताया था कि जो जर्म प्लाज्म है, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, उनमें जो है जो चेंजेस होते हैं वही केवल हेरिटेबल होते हैं। जो सोमैटोप्लाज्म है, जो सोमैटिक सेल्स हैं, उनमें जो चेंजेस होते हैं वो इनहेरिटेड नहीं होते हैं, हेरिटेबल नहीं होते हैं। ठीक है, वीजमान ने इसके लिए चूहों की 22 जनरेशन तक पूछ काटी। चूहों की 22 जनरेशन तक
पूंछ काटी, लेकिन कोई भी ऐसी प्रोजनी इनको नहीं मिली जिसमें पूंछ ना हो। तो टेल लेस जो है इन्होंने कोई प्रोजनी ऑब्टेन नहीं की, जिससे इन्होंने बताया कि भाई जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं जिनको हम जन्म लेने के बाद सीखते हैं वो जो है हेरिटेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग ऑप्शन डी जो इस क्वेश्चन का है उसको डिस्कस कर लेते हैं, चार्ल्स डार्विन। देखिए जो चार्ल्स डार्विन है इन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में इन्होंने ये बताया था कि जो बहुत सारी स्पीसीज हैं अलग अलग क्रॉप की, वो एक ही स्पीसीज में नेचुरल सिलेक्शन के इफेक्ट के थ्रू जो है डेवलप हुई हैं। ठीक है, और इसमें इस नेचुरल सिलेक्शन के दौरान जो स्पीसीज जो इंडिविजुअल्स फिटेस्ट होगा वही सरवाइव करेगा, अदरवाइज दूसरे जो है सरवाइव नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था और इन्होंने बताया था कि जो फिटेस्ट होगा, जो सबसे अच्छा होगा वही केवल सरवाइव करेगा, बाकी सब सरवाइव नहीं करेंगे, नष्ट हो गई। तो इन्होंने जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशन है। जैसे कि इन्होंने कहा कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब जो सबसे बेस्ट होगा, जो बेस्ट होगा उसी की जो है सर्वाइवल होगी, अदरवाइज की सर्वाइवल नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, जो सर्वाइवल है वो कम फिट व्यक्ति जो है उनकी भी होगी और जो फिटेस्ट हैं उनकी भी होगी, लेकिन जो रिप्रोडक्शन रेट है वो जो है फिटेस्ट में अधिक होगा। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की एक बुक को भी पब्लिश किया था। चार्ल्स डार्विन ने लैमार्किज्म को सपोर्ट करने के लिए, लैमार्कवाद को सपोर्ट करने के लिए थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस भी दिया था, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया था कि जो हमारे ऑर्गन हैं, जो हमारी बॉडी में ऑर्गन हैं अलग अलग, उनकी प्रत्येक की कॉपी होती है, जिसको इन्होंने बोला था पैनजीन, जिसको इन्होंने बोला था पैनजीन, पैनजीन या फिर गेम्यूल। ठीक है, गेम्यूल। तो इसमें इन्होंने बताया था कि हमारी जो बॉडी है उसमें प्रत्येक ऑर्गन की एक कॉपी होती है जिसको गेम्यूल या फिर पैनजीन कहते हैं। ठीक है, और ये जो गेम्यूल हैं, ये पैनजीन हैं, ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे सेक्सुअल जो ऑर्गन्स हैं उसमें ट्रांसमिट होते हैं और इसके बाद ये प्रोजेनी में ट्रांसमिट होते हैं। तो इस तरीके से अगर किसी ऑर्गन में, हमारे किसी ऑर्गन में चेंज होता है तो वो चेंज जो है क्या होगा, हमारी प्रोजेनी में भी होगा गेम्यूल के द्वारा। बॉडी में कोई चेंज होता है या हमारी बॉडी के किसी ऑर्गन में चेंज होता है तो उसके गेम्यूल में चेंज होगा, और गेम्यूल में चेंज होगा तो फिर प्रोजेनी में चेंज होगा। तो इस तरीके से इन्होंने एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस को सपोर्ट करने की कोशिश की थी। लेकिन तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मप्लाज्म थ्योरी वाज गिवन बाय। तो जर्मप्लाज्म थ्योरी है, जैसा कि हमने आपको बताया, ऑप्शन ए वीजमान नाम के एक साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी। ठीक है, इसको हमने डिस्कस कर ही लिया। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, जैकोब एंड मोनोड डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ, जैसा कि हमने बताया जैकोब एंड मोनोड ने ओपेरान कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था 1961 में। 1961 में इन्होंने ओपेरान कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो ई कोलाई है उसमें जो जीन रेगुलेशन है वो ओपेरान के थ्रू होता है। ओपेरान क्या होता है हमने आपको बताया, क्लस्टर ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स दैट हैज सिंगल रेगुलेटरी सीक्वेंस। ठीक है, तो बहुत सारे जीन होंगे, स्ट्रक्चरल जीन्स होंगे ए बी सी, और उनका सिंगल रेगुलेटरी जो है मैकेनिज्म होगा। तो ऐसे क्लस्टर्ड को, ऐसे जीन के क्लस्टर्ड को हम क्या कहते हैं, ओपेरान। ठीक है, इस पे हमने एक अलग से डिटेल वीडियो बना रखा है, जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स के नाम से, उसको आप देखिए। ठीक है, प्री फॉर्मेशन थ्योरी को हमने डिस्कस कर ही लिया है।
थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स को हमने डिस्कस कर ही लिया है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स पे हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।